पढ़ाई नहीं की, आज भी पढ़ाई नहीं की है, तो कहीं न कहीं वो जाकर के मजदूरी का ही काम कर रहे हैं, कहीं बड़े पद के ऊपर में नहीं होंगे। तो ये हमें चाहिए कि हम इस प्रकार की चीजें हमारे पेट को गांठ दे करके, हमको एक ड्रेस से काम चलना है तो चलाओ, एक रोटी से जगह सवा रोटी करने की जरूरत नहीं है, आधी करनी पड़े तो करो, परंतु पेट में गांठ बांध दो, परंतु बच्चों की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था जरूर करो। और वो शिक्षा जो आज के समय की मांग के मुताबिक अपने बच्चों को रोजगार दे सके, या फिर वो बच्चों को अपने पांव पे खड़ा होने के लिए, स्वरोजगार के लिए मजबूती दे सके। यदि वो स्वरोजगार करके करता है और अच्छी बात है, या अच्छी डिग्री करके वो अपना खुद का कोई पैसा धंधा खोलता है तो और अच्छी बात है, क्योंकि वो व्यक्ति रोज नौकरी के पीछे भागने की बजाय वो 10 लोगों को और नौकरी देगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। पीराराम जी ने वहां जाकर के बाहर से आए और बीएसएफ से आए और वहां कर आकर के अपना इंस्टीट्यूशन खोला, इंस्टीट्यूशन खोल करके अभी इतनी सारी कॉलेजेस खोली है। तो ये पढ़ाई का ही को तो कमाल है कि इन्होंने इतनी कॉलेजेस खोल दी है और इतने सारे लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। तो ये एक पढ़ाई, आपको जरूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी में जाओ। सरकारी नौकरी तो 3% है भाई और बहनों, 100 में से सिर्फ 3 लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है। 97% लोगों को या तो अपने स्वरोजगार के लिए देखना पड़ता है, या फिर वो किसी न किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर में, जो कॉर्पोरेट हाउसेज है उनके अंदर में नौकरी के लिए जाना पड़ता है। तो हमें चाहिए कि हम बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था अच्छी कर दें, तो फिर आपको कुछ किसी प्रकार का चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यदि आपने शिक्षा के माध्यम से बच्चे, यदि आपने बहुत अच्छी तरह से उनको संस्कार के साथ में उनको मजबूत कर दिया है, आपको एक पैसा बचाने की जरूरत नहीं है। आपका बेटा आपकी पढ़े पैसे की तरफ कभी देखेगा भी नहीं, क्योंकि वो इतना मजबूत बन जाएगा कि वो अपना गुजारा अपने आप ही बहुत अच्छी तरह से कर देगा। पूत कपूत तो क्यों धन संचय। आप लाखों रुपए बच्चों को पढ़ाओगे नहीं, आप उनको हायर एजुकेशन के लिए जो लाखों रुपए की फीस है उसके लिए कंजूसी कर दोगे। उसको विदेश जाने लायक बच्चा है, उसको विदेश नहीं भेजोगे, आप उसको उसके पैसे खर्च करने चाहिए नहीं कर दोगे। आप देखोगे हमारे ब्याज कम हो जाए, या मन तो 20-25 थोड़ा होनो लेनो है, उन चक्कर में यदि थे बच्चों ने नहीं पढ़ा वो और बच्चों कुसंस्कारित रह गयो, तो वो पया भेड़ा करूड़ा तुम्हारे जगह वे भी बहुत 2-1 साल में निपटा दे तुम्हारे। तो पूर्व कपूत तो क्यों धन संचय। तो आपको जरूरत है कि इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से बच्चों के अंदर में अच्छे संस्कार का विकास करें, और साथ साथ के अंदर में हम बच्चों की बेस्ट एजुकेशन की व्यवस्था करें। माताएं यहां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, बुरा मत मानना। मैं माताओं और बहनों से जहां भी जाता हूं, मैं जरूर उनको कहता हूं कि आप ये सोना है ना, एक गोल्ड, इस सोने से मोह तोड़ दो, इस सोने से मोह तोड़ दो। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मेरी गारंटी के साथ में ले लो, आपने 20-25 तोला सोना बना लो और उसको दूसरे दिन वापस पिघला करके आप किसी को दे दोगे, तो उसके अंदर में 30% सोना, आपका 30% सोना गायब है। आप 10 तोला सोना ले लोगे, उसको पिघला करके तीसरे दिन मार्केट के अंदर में चले जाना, आपको वो 7 तोले का सोना मिलेगा, 7 तोला। गारंटी नहीं, मैं लिख करके दे सकता हूं, क्योंकि मैं भुगतभोगी हूं, मैंने खुद ने देखा है। अब वो 10 तोला सोना और उसका 3 तोला चला गया। 3 तोला का मतलब है कि 75,000 रुपए का तोला है, और मतलब आपका 2.25 लाख रुपए का तोला तो आपने जिस दिन गले में पहन लिया उसी दिन का गायब है। और उसकी बनिस्पत जो आप इतना 20-25 लाख रुपए का सोना पहनते हो, उस 20-25 लाख रुपए के अंदर में आपने बच्चे को कहीं दिल्ली भेज करके किसी अच्छी जगह पे कंपटीशन की तैयारी करवा करके, एक बहुत अच्छी डिग्री करवा करके, और आप उस बच्चे को खड़ा कर दोगे, तो मैं समझता हूं कि जिंदगी भर वो जो है आपका बच्चा आपके लिए रोजगार, आपके परिवार की सुख समृद्धि का कारण बन जाएगा। मैं मान लो यहां 2 माताएं खड़ी करता हूं। एक माता यहां पे है जिसके पास में 100 तोला सोना पहना हुआ है। मान लो 1-2 माताओं को खड़ा करता हूं कि भाई यहां एक माता खड़ी है, उसका 100 तोला सोना पहना हुआ, परंतु उसका बच्चा जो है वो बेरोजगार है। एक दूसरी माता है, उसके पास 1 तोला भी सोना नहीं है, परंतु उनका बेटा जो है मेहनत करके कलेक्टर बन गया है। क्या बन गया है? क्योंकि उस मां ने हमेशा पैसा जमा करके, अपने पेट की गांठें लगा करके, एक ड्रेस के अंदर में काम चला करके अपने बच्चे को कलेक्टर बना दिया, आईएएस बना दिया। आप ईमानदारी से बताना कि कौन सी माता का ज्यादा सम्मान करोगे आप? कौन सी माता का ज्यादा सम्मान करोगे आप? जिसका बेटा कलेक्टर बना है ना।
अब इंडिया में कलेक्टर माँ अटे आए जनो थे हैंग उबा हो जाओ अरे माँ थे काकी अटिया और बड़ी अटिया और थे अटे बैठो हैंगो ने पीछे बुलाओ थे। तो सम्मान किसका है? सम्मान सोने का नहीं है, सम्मान गुणों का है, सम्मान शिक्षा का है। तो आपको यदि शिक्षा के माध्यम से यदि अपने परिवार के अंदर में यदि कोई परिवर्तन ला सकते हो तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस प्रकार से बच्चे क्रिएट करें, गांव के समाज के लोग जो है अपने बच्चों को आगे पढ़ने के लिए भेजें। हम कंजूसी करते हैं बच्चों की पैसा पढ़ाई करने के खर्च करने के लिए। मेरे पिताजी के पास में भी पैसे नहीं थे, मैं आगोड़े गांव का रहने वाला हूं और जब मैं पढ़ने के लिए जोधपुर आया था तो पिताजी के पास पैसे नहीं थे, उधार लेकर के मेरे को जोधपुर भेजा था। परंतु मैं उन माता और पिताजी को मैं इतना रात दिन में उनके मेरे चमड़े के मैं जूते बना करके भी उनको पहना दो तो भी उनका फर्ज कभी नहीं पूरा कर सकता, कभी पूरा नहीं कर सकता हूं। तो हमें चाहिए कि हम शिक्षा के माध्यम से इस प्रकार की चीजें करें। उसके बाद आती है कि ये पैसा हमारे ग्रामीण समाज के लोगों के पास आएगा कहां से? कि भाई हमारे पास तो पैसा लिमिटेड होता है, हमारे पास ज्यादा बड़ी नौकरियां भी नहीं होती है, हमारे पास खेती भी बड़ी लिमिटेड होती है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो फिजूल खर्ची है, ये जो मृत्यु भोज है, औसर मौसर है, इन मिठाइयां बीजीन करनी थे छोड़ दो। इसका कोई औचित्य नहीं है, इसका कोई औचित्य नहीं है। ये क्या आप सोचते हो कि आपने 10 मिठाइयां कर दी तो आपके पिताजी को स्वर्ग मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा। आपके पिताजी को स्वर्ग तो उनके कर्मों के हिसाब से ही मिलेगा। यदि उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं और उन्होंने यदि किसी ने किसी के भले का काम उनके दिमाग में था और अच्छे कर्म कर दिए तो उनको स्वर्ग मिल जाएगा। यदि उनके कर्म अच्छे नहीं थे तो आप 100 मिठाइयां भी खिलाओगे तो भी उसको कहीं स्वर्ग नहीं मिलने वाला है। अब लोगों को कहते हैं सा कि आप खानो खिलाओ क्यों मना करोगे? धन अन्न तो बहुत बढ़िया चीज वैसा, अन्न खिलाओ तो बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत लोगों ने जवाब दूं कि भाई अन्न खिलाओ ठीक है, पर उन टाइम खिलाओ अच्छो होतो जो आज 50-60 साल 70 साल पहला वहां पे खेलड़ी रे चौड़ा खावता ने अंदर बिनो भूखो मरता हा, वहां पे उबो ही नहीं हुई तो उन टाइम वहां पे अन्न खिलावता तो उन्हें फायदो होतो। हमें तो घर में 3 बार खान आवो, चौथी बार पार्टी खा लेवो, पेट मोटो हो जावे, डकार होवे, बीमार पड़ो, डायबिटिक हो जाओ। आज के जमाना अन्न का जमाना नहीं है भाइयों, आज का जमाना शिक्षा का जमाना है। कहते हैं कि अन्नदान परम दान, विद्या दान तत्परम। अन्नदान तो अच्छी चीज है, परंतु विद्या का दान उससे भी आगे है। अन्नदान परम दान, विद्या दान तत्परम, अन्नेन क्षणिका तृप्ति विद्या सह याजीवा। यानी कि अन्न से आपको एक टाइम की पेट की भूख सूख सकती है, परंतु यदि विद्या किसी को अच्छी तरह से दे दो तो उस विद्या के जरिए वो व्यक्ति अपना और अपने पूरे परिवार की भूख आने वाली पीढ़ियों के अंदर में शांत कर देगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस प्रकार के सोच विचार को बदली करें। हमारे ये सोच विचार है कि अरे ऐसा खड़ावना तो खड़ावना क्यों मना करो सा? अरे खड़ावना मना नहीं करो, मैं कहूँ कि भाई पैसे आप बचत करो और उस पैसे को बचा करके अपने बच्चों की एजुकेशन के अंदर में लगाओ। बच्चों को एजुकेशन में लगाओगे तो वो बच्चा समाज के लिए, देश के लिए भी मजबूत, देश भी मजबूत बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, आपके परिवार का भी कल्याण होगा, ग्रामीण समाज का भी कल्याण होगा। सबके भले में है पढ़ाई, पढ़ाई से कोई नुकसान नहीं है। हम आते हैं लाखों रुपए का, हजारों लोगों को बुला करके खाना खा देते हैं। 20 लाख का खाना कर दिया जी, आज कोरनाउटी कर दी साहब, 50 लाख खर्च हो गया, 70 लाख खर्च हो गया। एक 24 घंटे के अंदर में, 12 घंटे के अंदर में उस पैसे को हम नदी की तरह बहा देते हैं। उस पैसे का कोई उपयोग नहीं है। उस पैसे से यदि 70-75 लाख रुपए कोरनाउटी में खर्च होते हैं तो उससे 3 डॉक्टर बन सकते हैं भाइयों और बहनों। आज 25-30 लाख के अंदर में रशिया और उसके आसपास की कंट्रीज के अंदर में भेज करके अपने बच्चे को डॉक्टरी की डिग्री हो सकती है। 3 साल 4 साल की फीस ही सिर्फ 30 लाख रुपए है, और वो बच्चा जब वापस डॉक्टर बन करके आएगा तो आपके पूरे परिवार का हुलिया चेंज कर देगा। और कहां आप अपने उसके अंदर में पड़े हो कि साहब मैं तो मोटो हारो खर्च करा तो मोर बहुत मोटो नाम हो। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कोई एक बिटिया खड़ी हो जाए, कोई बच्चा खड़ा हो जाए, कोई वॉलंटियर बच्चा है, कोई भी वॉलंटियर बच्चा हो जो मेरे के सवालों का जवाब दे सके? कोई है बिटिया, कोई बेटा है? आ जाओ बच्चा, हाँ आ जाओ, आ जाओ, आप आ जाओ। यस यस, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, हाँ तू आ जाओ, आ जाओ। या खड़ी हो, मैं इससे सवाल पूछता हूं, आप अपने आप देख लेना, पूछ लेना। हाँ सामने खड़ी हो। आपका नाम क्या है? हैं?
यशोदा नाम है, पिताजी का नाम क्या है? इधर आजा, ऊपर आजा, सुनाई नहीं दे रहा। पिताजी का नाम? अर्जुन राम चौधरी। अर्जुन राम जी। दादाजी का नाम क्या है? बबूता राम चौधरी। बबूता राम जी के पिताजी का नाम क्या है? लिच्छा राम जी। लिच्छा राम जी के पिताजी का नाम क्या है? शाबाश, थैंक यू, थैंक यू। मैं जैसा आशा कर रहा था उसी प्रकार से आंसर आया। ये अकेली नहीं है, हजारों बच्चियों से मैंने, हजारों बच्चों से सवाल पूछ लिए, 3 पीढ़ी से आगे कोई किसी का नाम नहीं जानता है। 3 पीढ़ी का मतलब इसके जो परदादा हैं 60-70 साल पहले तो होंगे ना, 60-70 साल पहले ही होंगे ना। अब 60-70 साल के बाद उस परदादा के खुद की लाइन के, जिसके खून के लाइन के बच्चे जब नाम नहीं जानते हैं तो आप कौन से नाम की बात कर रहे हो? कौन दुनिया में आपको याद करेगा? किस किस बात की बात कर रहे हो आप कि अरे हमारा तो बहुत नाम हो जाए? किसके नाम की बात कर रहे हो आप? जिस परदादा के बच्चे हैं, पोते हैं, पड़पोते हैं, वो उसको ठीक से नाम नहीं जानते हैं तो दुनिया कहां याद करेगी आपको? कौन से भ्रम के अंदर में हो आप? कौन सी गलतफहमी के अंदर में आप हो कि आपका वो मृत्यु भोज करने से तो मोटा खड़ा करने से 10 मिठाइयों खड़ा हुआ आप ना हो जाए? कुछ नाम नहीं होना है। लोग घूम करके खा के चले जाएंगे और कहेगा इनमें तो मीठो हकरो को तो नहीं, लूण हकरो को तो नहीं। अच्छा खणा दियो, अरे ओ इन्हें तो घणी है पे आवे वाटी ट्यू मिन कर करूड़ा ठोकुड़ा है इन्हें तो बट इन्हें रिश्वत पे आउड़ा है इन्हें तो ठेकेदार होतो जो को सरकारी पे रोड को कच्ची बना पूरी खा गयो इन फीसो हली लीली जन खा गयो एड़ी बातों कर पुरान जाई पाचा मिने। आपको ये सब चीजें करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिंपली उस पैसे को बचा करके अपने बच्चे की यदि एजुकेशन बहुत अच्छी तरह से कर देते हो और बच्चा बहुत ऊंची जगह पे पहुंच जाता है तो आपके 7 पीढ़ियों तक नाम हो जाएगा। आपने गुलाराम जी बेंदा का नाम तो जरूर सुना होगा, रतगुड़िया वालों का हर एक आदमी जानते हैं। बलदेवराम जी मिर्दा का नाम तो जरूर सुना होगा। और ये पता नहीं कितने आज 100-150 साल पहले हुए थे वो, और आने वाले हजारों साल तक भी उनका नाम चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ किया समाज के लिए, अपनी शिक्षा के माध्यम से किया, लोगों की भलाई के लिए किया। करना है तो किसी बच्चों को उसी पैसे से गांव के 2-4 बच्चों को आप गोद में ले लो पढ़ाने के लिए, उनको आप कुछ न कुछ अच्छा पद पे पहुंचा दो तो वो बच्चे जो आपके खुद के जो बच्चे हैं उन बच्चों से भी ज्यादा आपको रिस्पेक्ट करेंगे। वो मरते दम तक याद करेंगे कि साहब हमारे गाँव रा फलाना साहब होता जो को वो आप रुपये बच्चा पर आप टाबरों ने खुद ने पढ़ाया, ज्यों ज्यों मोने पढ़ाया। आज मैं इन जगह में आता हूँ भाई आप घर में थोड़ी मूर्ति लगा पर थोड़ी पूजा करी रोजना तो अगरबत्ती करी। तो आपको ये पैसा जो है ये फालतू के अंदर में बहाने का जगह पे आपको शिक्षा के अंदर में खर्च करने की आवश्यकता है भाइयों और बहनों। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो ये भारत की जो इकोनॉमी है, भारत का जो अर्थशास्त्र है, भारत की जो रुपीज है, ये जो पैसा है भाइयों और बहनों, आपके जो हाथ के अंदर में जो करेंसी है, ये जो पैसा है वो सिर्फ आपका पैसा नहीं है। कहीं आप ये मत सोच लेना कि 100 रुपया जेब में मारे है जो कि मारा पया है। नो, ये भारत की राष्ट्रीय करेंसी है भाइयों और बहनों, ये भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है। उस मुद्रा को उसी जगह पे खर्च करना चाहिए जिससे राष्ट्र को उससे कोई न कोई फायदा हो। यदि आप राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए इस पैसे को खर्च नहीं करते हो तो आप बुद्धिमत्ता का काम नहीं कर रहे हो। कहीं न कहीं आप एक इररेस्पॉन्सिबल आदमी का काम कर रहे हो, जो एक ना गैर जिम्मेदाराना व्यक्ति होता है, वो पैसे को ऐसे ही फेंक देता है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा को आप ऐसे ही पानी के अंदर में बहाने का काम कर रहे हो, क्योंकि आप राष्ट्रीय राष्ट्रीय मुद्रा से देश को कोई विकास नहीं हो रहा है। अब आप कहोगे ऐसा कि मैंने कई लोगों को कहा कि साहब ये बड़े बड़े आयोजन का वो ऐसा है, वो तो बड़े बड़े आयोजन का सारा बिजनेस हुआ सा टेंट वाले करने पर जाए, सब फ्लोने करने जाए, हो जाए। और वो तो पे तो इतना लोगों कने पहुंचे ऐसा खानो हलो करो तो पर हला पया गाँव रे में भी आवे ऐं लोग दुकान वाला कटी जाए ने ए कटे जाए, बैंड वाला कट जाए, एक कैमरा वाला कट जाए। आप सोचते नहीं हो, आप समझते नहीं हो, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। आप यदि किसी बच्चे को अच्छी तरह से डिग्री करवा दोगे तो वो बच्चा आपके गांव के अंदर में इससे कई 1000 गुना ज्यादा पैसा आपके अंदर में गांव में लाकर के लगा देगा। आप एक जो पढ़े लिखे बच्चे हैं पीछे खड़े हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि जो इंदिरा नूई है, जो पेप्सिको की सीईओ है, ये जो सुंदर पिचाई है, जो इसका गूगल का सीईओ है, इनकी तनख्वाहें आप सुनोगे तो आपको मुंह खुला का खुन का रह जाएगा। इंदिरा नूई की तनख्वाह 250 करोड़ रुपए पर
पर मंथ है, 250 करोड़ रुपए पर मंथ। यानी कि एक दिन के अंदर में उसकी तनख्वाह को हिसाब किताब लगाओगे तो तकरीबन कितने 8 करोड़ के आसपास लगेगी। 7-8 करोड़ रुपए पर डे की तनख्वाह है उसकी। सुंदर पिचाई की तनख्वाह 1800 करोड़ रुपए प्रति वर्ष है, यानी कि 150 करोड़ रुपए प्रति मंथ है, यानी कि 5 करोड़ रुपए प्रति दिन है। इस प्रकार की, और ये कोई बाहर से थोड़ी टपके हैं, उनके माँ बाप ने उनके ऊपर में पैसा खर्च किया है, उनको अच्छी जगह पे भेजा है। उन्होंने कोई अपने जेब से भी नहीं किए, वो समझदार थे। उन्होंने सरकार से लोन लेकर के उनके बच्चों को विदेश में भेजा था। सरकार से लोन लेकर के वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर में बच्चों को भेजा। जब बच्चे वापस आए तो धीरे धीरे करते करते आप ऐसे बच गए। आप एक महीने की 150 करोड़ रुपए या इस प्रकार के आयोजन करके समाज के अंदर में आप कभी भी ला ही नहीं सकते, पूरे साल नहीं ला सकते। आपके गांव का ऐसा बच्चा 150 करोड़ रुपए एक महीने के अंदर में लाके गांव में छोड़ देगा। 250 मतलब 1800 करोड़ रुपए पर ईयर का छोड़ देगा। पता नहीं गांव के अंदर में क्या क्या सुविधाएं क्रिएट कर देगा, पता नहीं कैसे कंप्यूटर सेंटर बना देगा, पता नहीं कितने लोग उसके जरिए से आपके नौकरियों में लग जाएंगे, स्वरोजगार पे लग जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम अपने एजुकेशन के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट है, एजुकेशन के अंदर में हम जो अपना पैसा लगाना है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। उसके अंदर में किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी जितनी हिम्मत है उससे भी आगे बढ़ करके कर लेनी चाहिए। मैं भी इसी एरिया का हूं। आसपास के अंदर में लोगों को अफीम खा करके, डोडा खा करके, मृत्युभोज करके अपनी जमीनें बेचते हुए देखा है। और एक नहीं, मैं कम से कम 50 एग्जाम्पल आपको बता दूं कि उन्होंने अपनी डोडे खा के, अफीम खा करके, मृत्युभोज करके और अपनी जमीनें बेच दी। और मैंने आज तक एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा कि उसने अपनी बच्चे की पढ़ाई के लिए 1 बीघा भी किसी व्यक्ति ने जमीन बेची हो। एक भी आदमी मेरे पास में सामने नहीं है कि अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए 1 बीघा भी जमीन किसी ने बेची हो। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, यदि कोर्ट के स्टाम्प पेपर पे लिख लेना चाहते हो तो मैं आपको लिख करके देता हूं। किसी व्यक्ति ने यदि अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए 1 बीघा जमीन भी बेच दी और उसको शहर के अंदर में, दिल्ली के अंदर में बिठा दिया, वो क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर से नीचे वापस गांव के अंदर में कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर में इतना प्रेशर रहेगा कि मारे माँ बाप तो हमारे वास्ते जमीन बेच दी और अब मैं पढ़े ठीक ठाक नहीं करूं तो मारूं, कोई बेकार आदमी नहीं वेला, तो उसके ऊपर में इतना फोर्स हो जाएगा, वो इतना उसके ऊपर में प्रेशर हो जाएगा कि वो बच्चा रात दिन पढ़ाई करता रहेगा और वो एक दिन वो मुकाम हासिल करके आपके सामने गांव के अंदर में आएगा। मैं जब 8वीं से 9th पढ़ने के लिए जोधपुर जा रहा था तो हमारे एक लुम्बा बाबा जी हैं, बाबा जी हमारे हैं जो मेरे पिताजी के रिश्ते के अंदर में वो बड़े लगते हैं, तो बाबा हैं हमारे। वो हमारे पिताजी की बहुत हितैषी थे, हमारे पिताजी की बहुत वो देख रेख करते थे कि भाई मेरे पिताजी अकेले भाई थे, तो बाबा मेरे पिताजी का हमेशा ऊपर आशीर्वाद रखते थे कि भाई वो नैन जी है जगह एकला आदमी है और थोड़ा सपोर्ट करो, मदद करो। तो मैं जब मेरे पिताजी मेरे को लेकर के जा रहे थे तो जुलाई का महीना था और उनके सिर के ऊपर में ऐसे कंधे के ऊपर में पानी का घड़ा था, वो खेत के अंदर में सूड़ करने के लिए जा रहे थे। तो मेरे पिताजी मैं साथ में निकल रहे थे तो बाबा सामने आके दिखे। बाबा ने मेरे पिताजी से पूछा कि और छोरा लेन कट जाओ थे। तो मेरे पिताजी ने कहा कि बच्चे को जोधपुर में भर्ती करवाना है पढ़ाने के लिए। तो बाबा ने कहा है कि जोधपुर में क्यों भर्ती करा रहा है, ये छोरा कहीं वो फिल्में देखने लग जाएगा, बिगड़ जाएगा, तू अकेला आदमी है, तू इधर से उधर से पैसे करके कर रहा है, तेरे को ये डुबो देगा ये लड़का। ये बाबा के, इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा हमारे कहीं दुश्मन थे, बाबा हमारे हितैषी थे, बाबा हमारे चाहने वाले थे कि भाई मेरे पिताजी का कहीं कहीं नुकसान नहीं हो जाए। वो जो मैं 8वीं में पढ़ा हुआ था तो इतना बड़ा तो हो रखा था मैं, मेरे कान के अंदर में ऐसे ठुस गया जैसे किसी ने एक शीशा लगा दिया। मैं जोधपुर में गया, पढ़ाई करने लग गया और जब मैं कहीं पर भी कोई जो इधर उधर में कई पार्टियां वार्टियां होती थी, फिल्म देखने के लिए हॉस्टल के दूसरे बच्चे जाते थे, मैं कभी नहीं जाता था। मैं सोचता था कि यदि मैं फिल्म देखने के लिए चला गया, मैं रास्ता भटक गया तो मेरे पिताजी को बाबा कल कहेंगे कि मैं कहो नहीं तो यूं और छोरा नोट मिले और गांव के बाकी बच्चों के रास्ते बंद हो जाएंगे, गांव के दूसरे बच्चों के रास्ते बंद हो जाएंगे। यदि मैं सर्विस में नहीं लगा तो गांव के दूसरे बच्चों को भी कोई गांव के अंदर में पढ़ने के लिए नहीं भेजेगा कि पढ़ने के लिए तो वो गयो नैन जी ने छोरो जो को वो की नौकरी लागू को नहीं, वो बिगड़ परो पाछो आयो परो कहीं काम रोको नहीं। तो मैंने मेहनत की और मैं आपके सामने खड़ा हूं आज। तो मैं समझता हूं कि यदि आप बच्चों के ऊपर में विश्वास करते हैं,
यदि आपके पास पैसा नहीं है, जमीन बेच करके यदि अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए अच्छी जगह पे भेजते हैं, तो बच्चे आपको कभी भी निरुत्तर नहीं करेंगे, कभी भी बच्चे आपको हताश नहीं करेंगे। आप बच्चा यदि कहता है कि पापा मुझे पढ़ना है, तो आपको किसी भी तरीके से, चाहे लोन लेना पड़े, चाहे आपको आधी रोटी खानी पड़े, चाहे आपको गहना रखना पड़े, कहीं पे आपको किसी से उधार लाना पड़े, बच्चे की पढ़ाई के लिए कभी भी किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आप एक खेत के अंदर, एक गांव के अंदर में मौत होती है, उस परिवार का बच्चा शहर में पढ़ने के लिए जाता है, तो आप फट करके मना कर देते हो कि पैसे नहीं है, और मौत होती है तो आप 10 लाख रुपए खर्च कर देते हो। कहां से आता है फिर आपके पास पैसा? 10 लाख रुपए खर्च कर देते हो और बस बैठ करके अफीम चल रहे हैं, डोडे चल रहे हैं, बस वो 5 पकवान चल रहे हैं, मिठाइयां चल रही है, जैसे कि यहाँ कोई मौत हुई नहीं है। यहाँ तो खुशी का माहौल है, यहाँ तो पता नहीं क्या शादी होने वाली है, क्या पता नहीं वो डोकरो मर गयो तो मौज आ गई, मजो हो गयो। मतलब इस प्रकार की बैठ करके हमारे मुंह में पानी आ जाता है। हम मौत को, मतलब हम इतने संवेदनहीनता आ गई हमारे अंदर में इतनी संवेदनशीलता नहीं है कि हम मौत को भी त्योहार के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। उसमें भी हमें बिल्कुल शर्म नहीं आती है कि यार यहाँ तो मौत हो रखी है, इसके बच्चों का क्या हालचाल होगा, हम यहाँ बैठ करके मिठाइयाँ कैसे खा सकते हैं, मौत के ऊपर में मिठाई कैसे खा सकते हैं अपन? यार इंसान है, कम से कम एक पशु मर जाता है तो उसका पड़ोसी जो पशु होता है वो 3 दिन तक चारा नहीं खाता है, पानी नहीं पीता है, और हम इंसान मरने के बाद और 5 पकवान खाने शुरू कर देते हैं। हमारी मानवीय संवेदनाएं ऐसे गिर कैसे गई है, हमारी मानवीय संवेदनाएं ऐसे मर कैसे गई है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। या तो उसको कोई जागृत करने वाला नहीं है, और या फिर जो हम लोग हैं अपने आंख बंद करके जो ढर्रा चलते आ रहे हैं, हमने अपनी इस 50 साल के अंदर में जो शिक्षा प्राप्त की है उसका कोई फायदा नहीं उठाया है। हमारी संवेदनाएं हैं इस शिक्षा के माध्यम से मर चुकी है। इस शिक्षा के माध्यम से हमारी संवेदनाएं जिंदी होने चाहिए थी। इन शिक्षा के माध्यम से दूसरों के प्रति हमारे करुणा पैदा होना चाहिए थी, दूसरों के दुख दर्द के अंदर में हमको साथ होना चाहिए था। उसे आदमी को उसके घर के अंदर में खाना नहीं बने, चूल्हा नहीं जले, हमने पड़ोसियों ने ला करके उसके यहाँ पे खाना खिलाना चाहिए था, और हम उसी को लूटने बैठ गए। ये कहां का न्याय है? क्या हम कर रहे हैं? किस तरफ में जा रहे हैं? क्या हमें कभी सोचा है कि हम किस तरफ में जा रहे हैं? इस प्रकार की चीजों के ऊपर में हमें विचार करने की आवश्यकता है। और साथ के अंदर में विज्ञान के माध्यम से जब तक आप अपने बच्चों के अंदर में ये जो भोपा और ये जादू और टोना वगैरह, ये डेरा लग गया, आप वो भूत प्रेत आ गया, ये सब माताएं बहनों को मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि ये जो डेरा और ये जो भूत प्रेत और ये भोपा वाला काम है ना, ये सिर्फ एंड सिर्फ अनपढ़ लोगों में क्यों होता है? पढ़े लिखे लोगों को भोपा क्यों नहीं आता है? पढ़े लिखे लोगों को उनको भूत क्यों नहीं लगता है? मेरे को तो कोई भूत नहीं लगता आज तक। और किसी में कोई हिम्मत है, कोई खड़ा है तो मैं आपके सामने खड़ा हूं, भूत लगा के देखे मेरे को, मैं उसको यहां खड़े खड़े 11,000 का इनाम दे दूंगा। कोई मेरे को निजर लगा के देखे, मैं उसको 11,000 का यहाँ खड़े खड़े इनाम दे दूंगा। मैंने कहा ऐसा निजर लाग जावे, भाटो फाड़ देवे निजर। अरे मैं सामने खड़ा हूं ना, मेरे को फाड़ो ना यार, मैं सामने खड़ा हूं, 11,000 रुपये अभी पॉकेट में आपको अभी इनाम दे दूंगा। ये सब अनपढ़ लोगों के दिमाग के अंदर में किसी न किसी ने ऐसा गहरा घर कर दिया है कि बिल्कुल इस प्रकार की चीजें जो है वो बिल्कुल बिना सोचे समझे हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की तरफ में भेजते जा रहे हैं। अपने बच्चों को भी इसी प्रकार से शिक्षा दे रहे हैं कि सा वो भोपो लाग जावे, इन्हें भूत लाग जावे, इन्हें तो डेरो लाग जावे, इन्हें निजर लाग जावे। क्या निजर लगती है? क्या मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या चीजें होती हैं ये सब चीजें। मैं तो आज 57 साल का हो गया हूं, मेरे तो ना नजर लगी, ना कोई भोपा लगा, ना कोई भूत लगा। ये भोपे वगैरह होते हैं, ये आधी टाइम तो ठीक से स्नान नहीं करते हैं। हम लोग दिन में 3 बार स्नान करते हैं और उनके अंदर में तो भगवान आया नहीं, और वो जो बिल्कुल उसके शरीर से बदबू आ रही है उसके अंदर में भगवान आ गया। कहां से भगवान आ गया? क्या मेरे को तो समझ में नहीं आता है कि कहां से भगवान आ जाता है। ये जो जितने भी बड़े जो है ना, जो आसाराम बापू जैसे लोग जो जेल के अंदर में सड़ रहे हैं, वो माताओं बहनों को एक्सप्लॉइट करते हैं। वो अकेले के अंदर में औरतों को अपने पास में बुलाते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं और आप उनके साथ में गंदी हरकतें करते हैं। जब तक ये ठीक कैसा नहीं होगा? ठीक तब होगा जब आप शिक्षा के माध्यम से आप अपने अंदर में ताकत डालोगे, शिक्षा के माध्यम से अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे, शिक्षा के माध्यम से आपके अंदर में विवेक और आप तर्कशील बनोगे, तभी जाकर के आपके अंदर में इस प्रकार की चीजों से लड़ने की हिम्मत आएगी। आज की पढ़ी लिखी लड़कियां इस प्रकार का चीज के अंदर में सामना करती है कि माँ ये ठीक नहीं है, बट वो पुरानी जो है ढर्रा चला आता है तो उसी के अंदर में चला आ रहा है। तो हमें चाहिए कि हम वैज्ञानिक शिक्षा को अपने समाज के अंदर में लाएं,
ग्रामीण समाज आगे बढ़े, क्योंकि भारत की आत्मा गांव में बसती है। 70% पॉपुलेशन अभी भी गांव के अंदर में रहती है। तो जो पॉपुलेशन गांव के अंदर में रहती है वो यदि विकसित नहीं होगी तो भारत कैसे विकसित होगा और भारत कैसे विश्व गुरु बनेगा? भारत की इकोनॉमी कैसे ठीक होगी? भारत की माताएं बहनें पढ़े नहीं गएगी तो कैसे भारत की जो मानव संसाधन ठीक होगा? जब भारत का मानव संसाधन ठीक नहीं होगा तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। और उसके लिए आप सोचो कि कोई बाहर का आकर के आपको कोई बताएगा? आप ये सोचो कि सरकार आकर के सब कुछ आपके लिए कर देगी? कदापि नहीं। बिल्कुल एकदम आप ये भी नहीं कर सकते कि सरकार सब कुछ कर लेगी। सरकार के पास में रोटी कपड़ा मकान की समस्या है, गरीबी है, गरीब देश है, तो वो रोटी कपड़ा मकान की समस्या को दूर करे या आपके अंदर में एक वैज्ञानिक शिक्षा यहां पे ला करके दे? हमारा फर्ज बनता है कि हम वैज्ञानिक शिक्षा की तरफ बढ़े। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं आपको। अमेरिका के अंदर एक राष्ट्रपति हुए हैं, उसका नाम था, जो पढ़े लिखे बच्चे उनको सबको पता है कि जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी नाम का एक राष्ट्रपति हुआ अमेरिका के अंदर में। वो इसी प्रकार जैसे मैं बातें करता हूं इसी प्रकार से करता था, तो उसको लोगों ने गोली भी मार दी बाद में। परंतु वो मरने से पहले पूरे अमेरिका के लोगों की उसका सोचने के तरीके को बदली करके गया। उन लोगों का सोचने का तरीका है ना, वो बदली करके गया। उससे पहले जैसे आज हम कर रहे हैं कि सरकार ऑपर कहीं देते हुए ऑपर राइट्स कहीं हैं और ऑपर अधिकार कहीं हैं, हम उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए पीछे भागते रहते हैं। हमारी समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी जिम्मेवारी क्या है, उसकी तरफ हम कभी नहीं देखते। तो उसने, जॉन एफ कैनेडी ने कहा था, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क योरसेल्फ व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। यानी कि देश से या समाज से यह मत पूछो कि देश या समाज आपके लिए क्या करेगा, अपने आप से यह पूछो कि मैं देश के लिए और समाज के लिए क्या कर सकता हूं। यदि आपकी भावना इस प्रकार की हो गई कि मैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास में क्या बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आपने आप ही सब समस्याएं दूर हो जाएगी। क्योंकि आपका कर्तव्य परायण व्यक्ति बन जाओगे और आपके कर्तव्य के अंदर में ही आपकी राष्ट्रीयता निहित है। यदि आप इस देश की सेवा नहीं कर सकते तो आप इस देश के नागरिक कहलाने के हकदार नहीं हैं। आप इस समाज के व्यक्ति हो, समाज की सेवा नहीं कर सकते तो आप समाज के व्यक्ति कहलाने के हकदार नहीं हो। आप एक परिवार के व्यक्ति हो, आप एक परिवार की सेवा नहीं कर सकते तो उस परिवार का व्यक्ति कहलाने का कोई आपको हक नहीं है। आपकी सेवा के अंदर में ही आपकी राष्ट्रीयता निर्धारित है। तो आपको इस प्रकार की भावनाओं के साथ में आगे बढ़ना चाहिए और हमको शिक्षा के ऊपर में ध्यान देना चाहिए। कुरीतियों के ऊपर में, जो इतनी कुरीतियां हैं समाज के अंदर में फैली हुई, उनको दूर करना चाहिए। मैंने एक सिर्फ मृत्यु भोज का बताया आपको। मृत्यु भोज के अंदर में मैंने जहां जाता हूं पूछता हूं लोगों को कि भी एक मृत्यु भोज के अंदर में कितना पैसा खर्च होता है, तो लोग कहते हैं हाँ आप बेटा हो सकता एक मोहतरे माते कितो खर्च हुआ है, कोई बताओ कितना? 5 लाख रुपए खर्च होते हैं एक गांव में। एक साल में कितना लोग मरे, कितना कि तकरीबन बताओ थे 10 एक तो वे 10 तो मान सको पे। एक गांव में 10 आदमी एक साल में डेथ हुए और उन्हें 5 लाख रुपया एक आदमी रे माते मौत रे माते खर्च हुए, तो इन्हें मतलब 50 लाख रुपया एक गांव रे माए मृत्यु भोज रे माए खर्च हुए, 50 लाख रुपया। अब जोधपुर जिले के अंदर में 1835 गांव में भाइयों और बहनों, इस 50 लाख को 1835 से गुणा करेंगे तो 700 करोड़ रुपए होते हैं। 700 करोड़ से भी ज्यादा पैसा होता है, 700 करोड़ रुपए। उस 700 करोड़ रुपए से वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऐसी जैसी यूनिवर्सिटी जो आईवी लीग यूनिवर्सिटीज है, नॉर्थ यूरोपियन की जो टॉप मोस्ट वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज है, नंबर 1 यूनिवर्सिटी 700 करोड़ के अंदर में खड़ी हो सकती है। और उस यूनिवर्सिटी के अंदर में जब बच्चे पढ़ के जाएंगे, पूरी दुनिया के ऊपर में राज करेंगे। कितना पैसा आपके गांव के अंदर में वापस आ जाएगा, कितना शहर के अंदर में पैसा आ जाएगा। हम बिना सोचे समझे उस पैसे को खर्च कर रहे हैं और वो पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं है, उस पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। ये तो सिर्फ एक मृत्यु भोज का बताया। उसके बाद में पता नहीं तीज और पता नहीं हुर्ज पूजना और पता नहीं क्या क्या जगराता लेना और वो करना, 1000 2,000 लोगों को। भाई आस्था है, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, बच्चों को संस्कार करने के लिए ये भी जरूरी है, परंतु एक लिमिटेड लोगों को, परिवार को इकट्ठा करके भी तो आस्था की जा सकती है। क्या जरूरी है कि आपने 5000 लोगों को, 2000 लोगों को बुला करके खाना बर्बाद करते हो, पैसा खर्च करते हो, प्रकृति का दोहन करते हो, प्रकृति के ऊपर में भार डालते हो।
तो हमें चाहिए कि हम इस प्रकार की कुरीतियों के अंदर में जो फालतू के खर्चे हैं उसको बंद करें, शिक्षा के अंदर में इन्वेस्टमेंट करें, समाज के अंदर में साइंटिफिक सोच डेवलप करें, और इस प्रकार से हमने बच्चों की जो इस प्रकार के आयोजन करके संस्कारों के साथ में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करके वैज्ञानिक सोच के साथ में जब हम आगे बढ़ेंगे तभी जाकर के हमारे देश का और समाज का कल्याण होगा। अंत में एक बात और आपको जाते जाते बताना चाहता हूं। हम ग्रामीण समाज हैं। ग्रामीण समाज के अंदर में सभी जाति और धर्म के लोग रहते हैं। पिछले कई सालों से हमने इन जातियों और धर्मों के बीच में इतनी दीवारें खड़ी कर दी है कि वो एक दूसरे के एक तरह से लगते हैं कि पता नहीं वो कहां से आ गया है। यदि हम इस दीवारों को ऐसे ही मजबूत होने देंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियां हमको गालियां देगी। आने वाली पीढ़ियां कहेंगे कि पर कहीं बूढ़िया होता जो को कहीं अब कबाड़ो करन गया अटे अटे बारे जाओ तो ओ खवण ने दौड़ेन, अटीन जाओ तो ओ खवण ने दौड़ेन, इन्हें कहे ओ जाति रो है, ओ कहे इन धर्म रो है। इसके अंदर में उस आदमी को कहीं काम करने का अच्छा एनवायरमेंट नहीं मिलेगा। आने वाले जनरेशन्स को जहां जाएगा उसको जाति या धर्म की जो बाधाएं हैं उसके आधार के ऊपर में उसको जकड़ के रख दिया जाएगा। वो दूसरों के साथ मिक्सअप नहीं होगा, दूसरों के साथ घुलेगा मिलेगा नहीं। जब वो दूसरों के साथ में घुलेगा मिलेगा नहीं तो उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट नहीं होगा। हमें चाहिए कि ये जो दीवारें खड़ी हो रही है, हम अपनी समझदारी से इन दीवारों को तोड़ करके हम इसके ऊपर में ब्रिज बनाने का काम करें, ताकि हम ग्रामीण समाज, जो ओरिजिनल ग्रामीण समाज है, जो सबके दुख दर्द के अंदर में हम शामिल होते थे, सबके दुख दर्द में काम आते थे, वो इसी प्रकार का चाहे पड़ोसी कोई भी जाति या धर्म का हो, हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो तुम्हारो को नहीं जो मैं तो को जाऊं नहीं। जाना चाहिए, एक दूसरे के साथ में मेल मिलाप बढ़ाओ, एक दूसरे के साथ में हंसी खुशी से रहो, एक दूसरे का सहयोग करो, उन दूसरे की इंसान के अंदर में किसी प्रकार का फर्क नहीं होना चाहिए। सभी इंसान एक जैसे हैं। यदि हम इंसान के ऊपर में अत्याचार करते हैं तो इंसानियत का कत्ल करते हैं। हमें चाहिए कि हम जाति और धर्म से ऊपर इंसानियत को रखें और इस इंसानियत के आधार पर लोगों को देखना शुरू करें और इंसानियत को हमेशा जिंदा रखने के लिए प्रयास जारी रखें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूं। धन्यवाद। थैंक यू।